कक्षा 11 कला अर्थशास्त्र फर्स्ट पेपर यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर अर्थशास्त्र क्या है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार जो तीसरा क्वेश्चन है सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। प्यारे छात्रों, सांख्यिकी आंकड़ों के बारे में मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आधुनिक समाज और सभ्यता की ये खास विशेषता है कि मानव भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए इस धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया है। उनके उपयोग में खोज के निमित्त हमें उन उत्पादित वस्तुओं की उपयोगिता एवं उत्पादन का एक लेखा जोखा रखना पड़ता है। यही लेखा जोखा आंकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आंकड़ों के कारण ही आगामी नई नई योजनाएं तैयार की जाती हैं। आंकड़ों के कारण ही समस्यात्मक कारणों की खोज और उनके समाधान हेतु उपाय ढूंढा जाता है। और सरल भाषा में मैं बताना चाहता हूँ, उदाहरण के लिए आंकड़ों के बारे में, हमारे भारत में आज़ादी के समय हमारे देश की कुल जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी और सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ हो गई। यानी 54 साल में लगभग 66 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई। लेकिन उसके बाद का अगर आंकड़ा हम देखें, सन 2001 के बाद सन 2011 में भारत की जनगणना हुई। इसमें भारत की कुल जनसंख्या 121.01 करोड़ थी। पिछले 54 साल में देश की जनसंख्या 66 करोड़ बढ़ी है। लेकिन लेटेस्ट 2001 से 11 के बीच में भारत की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ बढ़ी है। यानी बाद के वर्षों में मात्र 10 साल में 19 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है और पिछले 54 साल में 66 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। तो इन आंकड़ों से हमें ज्ञात होता है कि जो वर्तमान समय हमारा चल रहा है, देश में जनसंख्या की वृद्धि जो दर है बहुत ज़्यादा है। और इस जनसंख्या वृद्धि दर के कारण भारत में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, निर्धनता, गरीबी, भूखमरी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब अगर हम देखें कि भारत में उत्पन्न होने वाली इन समस्याओं का जन्म कैसे हुआ, तो हमें मिलेगा जनसंख्या वृद्धि के कारण हुआ है। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें उपाय ढूंढना पड़ेगा और उसका उपाय है जनसंख्या वृद्धि को रोकना। तो ये जो समस्याएं पता चली हैं और जो समस्याओं का समस्याओं का जो समाधान हमारे सामने आ रहा है, वो केवल और केवल आंकड़ों के कारण ही आ रहा है। अगर आंकड़ा नहीं होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे देश में 50 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी है और पिछले 10 साल में अभी जनसंख्या किस रेट से बढ़ी है और आगे आने जो हमारा जो जनसंख्या की वृद्धि दर है, इससे आगे आने वाले समय में कितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ेगी और कौन कौन सी समस्याएं आएंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं
इनका जो समस्याओं का पता चलता है, समस्याओं का समाधान के लिए उपाय ढूंढा जाता है और ये केवल और केवल आंकड़ों पर आधारित है। तो आंकड़ों के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब जो हमारा मेन पॉइंट, नेक्स्ट जो सवाल है स्क्रीन पे आपके सामने, प्रश्न नंबर 3 है, इस पे हम जो है चर्चा करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3, सरकार और नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। 2 उदाहरण की व्याख्या कीजिए। सवाल को सबसे पहले आपको समझना है, सरकार और नीति निर्माता, यानी सरकार और नीति निर्माता जो नीति बनाते हैं देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, उपयुक्त नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग करते हैं। यानी ये लोग सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग करते हैं, सरकार और नीति निर्माता। इसका 2 उदाहरण बताइए। नंबर 1, सरकार द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग। देश में पूर्ण रोजगार के स्तर बनाए रखने के लिए सरकार को अपनी व्यय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति आदि में समायोजन करना पड़ता है। देश में पूर्ण रोजगार, यानी देश में पूर्ण रोजगार, पूरी तरह से रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार को अपनी व्यय नीति, कर नीति, मौद्रिक नीति, 3 प्रकार की नीति आप जानते हैं। सरकार के पास आय के स्रोत होते हैं, विभिन्न करों के माध्यम से सरकार के पास आय पहुंचती है और फिर उसी आय को सरकार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए व्यय करती है और विभिन्न प्रकार के मॉनेटरी सिस्टम यानी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति बनाती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, देश में उत्पादन बढ़े और देश का विकास हो। परंतु यह समायोजन सांख्यिकीय तथ्यों के आधार पर ही हो सकता है। देखिए, जो सरकार तमाम तरह की जो व्यय नीति है, कर नीति है, मौद्रिक नीति है, ये जो समायोजन करती है या कई प्रकार की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो कार्य करती है, वो ये जो समायोजन है सांख्यिकीय तथ्यों के आधार पर ही है, सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर ही हो सकता, संभव है। सरकारी बजट का निर्माण भी सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। सरकार द्वारा नियुक्त आयोगों, समितियों आदि के प्रतिवेदों का आधार भी समंक ही है। समंक में जो है आंकड़े होते हैं, यानी सरकार जो नियुक्त आयोग, जो कई प्रकार की कमेटी का गठन करती है, सोसाइटियों का गठन करती है, उनके प्रतिवेदनों यानी उनकी जो रिपोर्ट होती है वो भी आंकड़ों पर ही आधारित होती है। वास्तव में सांख्यिकीय आंकड़ों का एक ऐसा आधार है, सांख्यिकीय आंकड़ों का एक ऐसा आधार है जिसके चारों ओर सरकारी क्रियाएं घूमती हैं। तो ये जो आंसर है इसमें सांख्यिकीय आंकड़े के महत्व को बताया गया है। सांख्यिकीय आंकड़ों के महत्व के बिना हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई समस्यात्मक चीज़ें हैं, जो सवाल हैं, चुनौतियां हैं, उनका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है। इस प्रकार से सांख्यिकीय आंकड़ों का महत्व हमारे देश में, हमारे लिए, सभी के लिए बहुत अनिवार्य है, पूरी दुनिया के लिए अनिवार्य है। नंबर 2, नीति निर्माताओं द्वारा सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग। सांख्यिकीय आंकड़े नीति निर्माण के लिए आधारशिला हैं। योजनाएं बनाने, उन्हें क्रियान्वित करने तथा उनकी उपलब्धियों, असफलताओं का मूल्यांकन करने में कदम कदम पर सांख्यिकीय आंकड़ों का सहारा लेना पड़ता है। नीति निर्माण समूहों का प्रयोग निम्न बातों के लिए करते हैं। नंबर 1, अन्य देशों की तुलना में अपने देश के आर्थिक विकास की स्थिति को जानने के लिए। देखिए, अब सांख्यिकीय आंकड़ों का महत्व बताया गया है। जैसे जो दूसरे देश हैं, विकसित देश हैं, उन विकसित देश किस प्रकार से विकसित हुए और विकसित देशों की श्रेणी में वो किस रैंक पर है, किस स्थान पर हैं, हमारा देश उस श्रेणी में क्यों नहीं है, हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में कैसे आ सकता है। तो ये तुलना करने के लिए, विकसित देशों या दूसरे देशों से तुलना करने के लिए भी आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 2, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों के प्रभाव, तकनीकी प्रगति, उत्पादकता की स्थिति को जानने के लिए। जो आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व हैं उनको प्रभावित करने वाले तकनीकी प्रगति, उत्पादकता की स्थिति को जानने के लिए। नंबर 3, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए। नंबर 4, विभिन्न क्षेत्रों के निर्धारित लक्ष्यों व वित्तीय साधनों का अनुमान लगाने के लिए। नंबर 5, विभिन्न सरकारी नीतियों के कार्यकरण और मूल्यांकन करने के लिए होता है। जो समंक होते हैं, समंक यानी एक डिजिट मीन्स अंक,
जितने भी आंकड़े होते हैं वो सारे ही अंकों में निर्धारित होते हैं, सब अंकों में ही रहते हैं। तो हर प्रकार के आंकड़े जो हमारे देश के नीति निर्माता हैं या सरकार हैं, आंकड़े उनके पास रहते हैं। उन्हीं आंकड़ों का पिछले ऐतिहासिक जो हमारी घटनाएं हैं, चाहे वो कोई उत्पादन है, चाहे वो कोई सरकारी नीति है, इनका जो पिछला रिकॉर्ड है, आंकड़ा है, रहता है। उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये आगामी योजनाएं बनाते हैं, नीति निर्धारित करते हैं। तो ये है सरकार और नीति निर्माता आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों के निर्माण के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों का महत्व। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।